हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पीपीसी कर्व के बारे में बताया था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। आज का मेरा वीडियो है डिमांड को लेकर। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिमांड। तो डिमांड क्या होती है ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है, लेकिन डेफिनेशन समझने से पहले एज यूजुअल मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ। सपोज आपकी इच्छा है कि आप चाहते हैं कि आप एक फ्रिज खरीदें। ये आपकी क्या है? डिज़ायर। आप चाह रहे हैं कि आप एक फ्रिज खरीदें, लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप ये फ्रिज खरीद सकते हैं। तो ये आपकी डिमांड नहीं है। मैं क्लियर कर देती हूँ डिमांड क्या होती है। ये आपकी क्या है? डिज़ायर। डिज़ायर और डिमांड में मोस्टली लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो ये आपकी क्या है? डिज़ायर, क्योंकि आप इसे खरीद नहीं सकते हैं। वहीं अगर आप फ्रिज खरीद लिए, आपके पास पैसे हैं और आपने फ्रिज पे पैसे खर्च कर दिए और आपने उसको खरीद लिया, तो ये क्या हो गया? आपकी डिमांड। आप रेडी हैं उस चीज को खरीदने के लिए, आप अपनी मनी स्पेंड करने के लिए रेडी हैं, वही चीज क्या होती है? डिमांड। और ये क्या होता है? आपका डिजायर। सब लोग डिजायर और डिमांड में मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं। तो ये आपकी डिजायर है, आप चाह रहे हैं लेकिन आप उसे खरीद नहीं पा रहे हैं। और डिमांड क्या होती है? आप कुछ चाह रहे थे और आपने उसको खरीद भी लिया, तो ये क्या आपकी डिमांड। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज अ डिजायर। क्या है? ये एक डिजायर है। मैंने आपको डिजायर का मतलब बताया अभी। टू बाय अ कमोडिटी बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर। आपके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड, और आप उसको विलिंग होने चाहिए आप उस पर पैसे खर्च करने के लिए। तो ये है डिमांड की डेफिनेशन। अब डिमांड के बाद अब हम देखेंगे कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। डिमांड एंड क्वांटिटी। डिमांड मैंने आपको बता ही दिया है, अब हम देखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। जैसे कि आप मार्केट में गए, आपके पास 1000 रुपये थे, आप 200 रुपये के फ्रूट्स लेके आ गए, आप 200 रुपये का कुछ भी क्लोथ लेके आ गए, आप 200 रुपये की वेजिटेबल लेके आ गए, 200 रुपये के आप एक चेयर लेके आ गए, और 200 रुपये के आप शूज़ लेके आ गए। तो ये क्या हो गई? आप पैसे खर्च कर दिए, आपने 1000 रुपीज़ अलग अलग चीज़ों पे खर्च कर दिए। तो ये क्या हो गई? आपकी डिमांड। और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक चीज़ की बात करूँ इसके अंदर से, कि मेरे पास सिर्फ 200 ही रुपए थे और मैंने उन रुपयों से सिर्फ क्लोथ खरीदा। एक स्पेसिफिक चीज़ की जब हम बात करते हैं, स्पेसिफिक प्राइस की हम बात करते हैं, स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। या हम क्वांटिटी की स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात करेंगे, या हम पूरी हर चीज़ के ओवरऑल डिमांड की बात करते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। ये होती है डिमांड, ये होता है क्वांटिटी डिमांडेड। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से डिमांड में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। या तो डिमांड बढ़ती है या फिर डिमांड कम होती है। अब हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो पहला है प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। आपका एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका बजट है कि आपके पास सिर्फ 500 रुपये हैं, ओनली 500 रुपीज़। आपका बजट है कि आपको इसके अंदर 5 किलो राइस लेके आनी है, ठीक है। और इसकी प्राइस, 1 किलो की प्राइस है 100 रुपये। तो आपका इजीली आ जाएगी 500 रुपये, 5 किलो राइस आ जाएगी, क्योंकि 1 किलो की प्राइस 100 रुपये है। लेकिन अगर इसकी 1 किलो की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज होकर ये 200 रुपये हो जाती है, तो क्या अब 500 रुपये में आप 5 किलो चीनी ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। लेकिन आपका बजट सिर्फ 500 रुपये ही है, आप प्राइस पे सिर्फ 500 रुपये ही खर्च करना चाहते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा? आपको अपना कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब उतने ही रुपये में, 500 ही रुपये में 5 किलो राइस नहीं आएगी। अब कितनी आएगी? 2.5 किलो। तो क्या किया? जैसे ही प्राइस बढ़ी, 100 से 200 हुई, आपका कंजम्पशन 5 किलो से 2.5 किलो पे आ गया। मतलब कि अगर प्राइस बढ़ती है किसी कमोडिटी की, तो उसका डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
इसमें सिट्रस पैरिबस लगता है। इसका मतलब ये होता है कि सारे और जो अलग अलग चीज़ें हैं, अदर थिंग्स होती है जैसे इनकम वगैरह और भी सारे फैक्टर्स होते हैं, उसको यहाँ पे हम कांस्टेंट मानेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ प्राइस और डिमांड की बात कर रहे हैं, यहाँ हम कंज्यूमर की इनकम की बात नहीं कर रहे हैं। अब आप कई लोग बोलेंगे कि नहीं अब हम 1000 रुपये खर्च कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को हम कांस्टेंट मानकर यहाँ पे सिर्फ प्राइस की बात हो रही है और कमोडिटी की बात हो रही है, बाकी सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है। सिर्फ 500 रुपये ही बजट है आपके पास और कुछ नहीं है आपके पास, तो अब क्या होगा, आपका कंजम्पशन डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइस क्या हो चुकी है, राइस की बढ़ चुकी है। सेम अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड क्या हो जाएगी फिर आप उसी अमाउंट में आप ज़्यादा राइस खरीदने लग जाएंगे। तो ये क्या होता है, प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन, अपोजिट रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है और प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। इन दोनों में रिलेशन अपोजिट होता है। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, मैं बार बार बोल रही हूँ, सिट्रस पैरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। आप ये नहीं बोल सकते कि हम 500 रुपये बढ़ा देंगे, हम 1000 रुपये कर देंगे, क्योंकि इसमें प्राइस ऑफ द कमोडिटी के अंदर ये सिट्रस पैरिबस लगता है। ठीक है, आपका बजट सिर्फ 500 ही है, तो प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। ये इसका फर्स्ट फैक्टर है। प्राइस क्या क्या करता है, सीधे सीधे इफेक्ट करता है डिमांड को। प्राइस की वजह से डिमांड में क्या हुआ, अपन ने देखा, इफेक्ट हो गया, इन्फ्लुएंस हो गई डिमांड। सेकंड है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। अगर किसी रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस में अप्स एंड डाउन होते हैं तो डिमांड, किसी और कमोडिटी की डिमांड पर भी क्या होता है, फर्क पड़ता है। इसलिए हम रिलेटेड वर्ड यहाँ पे यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे दो कमोडिटीज को यहाँ पे लेके चलेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे रिलेटेड वर्ड यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे दो कमोडिटीज की बात होगी। अब इसके प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अंदर दो टाइप के गुड्स आते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड आता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आता है। अब हम समझेंगे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जिनको हम एक दूसरे के अब हम समझेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जिनको हम एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं, वन एट द प्लेस ऑफ वन अनदर। सब्स्टिट्यूट गुड्स को हम एक दूसरे के प्लेस पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक चीज अगर अवेलेबल नहीं है तो हम उसकी जगह दूसरी चीज ले सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जिनको हम कंज्यूम करना पड़ता है साथ साथ में, जिन्हें हमें साथ में ही कंज्यूम करना पड़ता है। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम एग्जाम्पल लें तो टी एंड कॉफी। अगर टी अवेलेबल नहीं है तो हम कॉफी ले लेते हैं, अगर कॉफी अवेलेबल नहीं है तो हम टी ले लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आता है कार एंड पेट्रोल। और एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो बॉल पेन और इंक पेन वो कंज्यूम टुगेदर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम देखेंगे कार एंड पेट्रोल, ये दोनों साथ साथ कंज्यूम होते हैं, और पेन एंड इंक, पेन और इंक को हमें साथ में ही कंज्यूम करना पड़ता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब ये होता है अगर एक चीज़ अवेलेबल नहीं है, या एक की प्राइस कम है, एक की प्राइस ज़्यादा, तो हम दूसरी चीज़ प्रीफर कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है हमें दोनों चीज़ें साथ में ही कंज्यूम करनी पड़ती है। तो अब यहाँ पे देखते हैं इनकी प्राइस से दूसरी कमोडिटी पे कैसे फर्क पड़ता है, दूसरे गुड्स पे। देखो अगर टी की प्राइस, जैसे मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करूँ, टी एंड कॉफ़ी, अगर मैं टी की बात करूँ तो अगर टी की प्राइस में इंक्रीमेंट होता है, टी की प्राइस बढ़ती है, तो हम क्या करेंगे, हम कॉफ़ी की साइड चल जाएंगे, हम कॉफ़ी कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। कब बढ़ी डिमांड कॉफ़ी की, जब टी की प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ। इसका मतलब होता है अगर एक गुड की प्राइस में इंक्रीमेंट होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर, तो दूसरे गुड्स की क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है। सेम अगर हम प्राइस कम करें, अगर टी की प्राइस कम होगी, टी की प्राइस कम हो गई तो सब लोग टी की तरफ जाने लग जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी। ये डायरेक्टली रिलेशन होता है इन दोनों के बीच के अंदर, डायरेक्टली रिलेशन हो रहा है ना। अगर टी की प्राइस कम हुई तो हम टी कम लेना स्टार्ट कर देंगे, अगर टी की प्राइस कम हुई तो हम टी ज़्यादा लेना स्टार्ट कर देंगे, और कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है।
कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों चीज़ें हमें साथ में कंज्यूम करनी होती है। अगर पेट्रोल की प्राइस कम होती है तो क्या होगा, मार्केट में कार की क्या होगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। पेट्रोल सस्ता हो गया तो सब लोग कार इजीली खरीद लेंगे। अगर इंक की प्राइस कम होती है तो पेन की डिमांड बढ़ जाएगी। यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर। तो आपको समझ में आया, किसी एक चीज़ की प्राइस के कम ज़्यादा होने से किसी दूसरे गुड्स पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये होता है प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स। यहाँ पे रिलेशन, दो रिलेटेड गुड्स की बात होती है। ये सेकेंड इफेक्ट है जो डिमांड को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब हम बात करें थर्ड जो इफेक्ट है वो है इनकम ऑफ कंज्यूमर। थर्ड है इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर आपकी इनकम अभी 10,000 है और वो 10,000 है और वो बढ़ के 15,000 हो जाती है तो क्या होगा, आप ज़्यादा पैसे खर्च करने लग जाएंगे, आपकी डिमांड्स ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये क्या होता है, डायरेक्टली इफेक्ट होता है डिमांड के ऊपर। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। इसमें दो टाइप के गुड्स की हम बात करेंगे। ये डायरेक्टली दो टाइप के गुड्स पे इफेक्ट डालते हैं। पहले हम बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की, दूसरा हम बात करेंगे इन्फीरियर गुड्स की। इसमें दो टाइप के गुड्स आते हैं। नॉर्मल गुड्स में क्या होगा, अपनी इनकम के साथ साथ अपन नॉर्मल गुड्स भी कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं जो बहुत सस्ते होते हैं। अगर हमारे पास पैसे कम है तो हम अभी सस्ती चीज़ खरीद रहे हैं, लेकिन जैसे ही अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो क्या होगा, हम इन्फीरियर गुड्स को कम कर देंगे और हम नॉर्मल गुड्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। अगर मैं इन्फीरियर गुड्स का फॉर एग्जाम्पल दूँ, लाइक अभी आप रिसेंटली कूलर यूज़ कर रहे हैं, आपकी इनकम है, अभी आप कूलर यूज़ कर रहे हैं, आपकी इनकम है 20,000, तो आपकी 20,000 के अंदर आप अभी कूलर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम 35,000 बढ़ जाती है, 35,000 तक आ जाती है, तो आप क्या सोचेंगे कि चलो अब हम एक एसी तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। तो कूलर की डिमांड क्या हो गई, कूलर की डिमांड कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई। आपकी इनकम बढ़ गई इसलिए कूलर की डिमांड कम हो गई। मतलब ये इन्फीरियर गुड्स है। अब आप किस पे जाना चाहेंगे, सुपीरियर गुड्स पे जाना चाहेंगे, बेटर गुड्स पे जाना चाहेंगे, नॉर्मल गुड्स पे जाना चाहेंगे। अब आप किस पे जा रहे हैं, एसी पे जा रहे हैं। तो ये इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है, इनकम का इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है। मतलब इनकम अगर बढ़ती है तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। वहीं अगर हम नॉर्मल की बात करें, अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी क्या होगी, इसके साथ साथ बढ़ेगी। इसमें कैसा होता है इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट होता है। अगर आप अभी आप एक एसी यूज़ कर रहे हैं, अगर आपकी इनकम है 35,000 और आप अभी एक एसी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 50,000 हुई तो आपने क्या सोचा, चलो हम एक एसी और लगा लेते हैं। तो नॉर्मल गुड्स की क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई। इसमें पॉजिटिव इफेक्ट होता है इनकम के साथ, इन्फीरियर गुड्स में नेगेटिव इफेक्ट होता है। आई विश आपको इन्फीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स का मतलब भी समझ में आ गया होगा। ये भी क्या करता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या करता है, ये भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है किसको, डिमांड को। अब फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज आता है तो डिमांड पे वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है। कैसे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कैसे चेंज होता है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब हम देखते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू कैसे चेंज आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस में। लाइक अभी आप कोलगेट यूज़ कर रहे हैं टूथपेस्ट में, ठीक है, लेकिन अब एक ऐड आता है कि ना वो दंत कांति बहुत अच्छा टूथपेस्ट है, इससे ये फायदे होते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, कोलगेट की जगह अब आप दंत कांति लेने लग जाएंगे, पतंजलि। ठीक है, तो आपने क्या करी, अपनी डिमांड चेंज कर ली। किसकी वजह से, एडवर्टीजमेंट की वजह से। आपका टेस्ट चेंज हो गया, आपकी प्रेफरेंस चेंज हो गई। ठीक है, अब हम क्लाइमेट की बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज से कैसे इफेक्ट डालता है, लाइक अभी समर है तो आप समर के क्लोथ्स ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा कपड़े खरीद रहे हैं। लाइक समर में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा कंज्यूम होती है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी क्लाइमेट में चेंज आता है, विंटर थोड़ा स्टार्ट होने लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, हॉट कॉफ़ी वगैरह ये सब चीज़ों पे चेंज होने लग जाते, शिफ्ट होने लग जाते हैं। तो एक क्लाइमेट चेंज की वजह से भी होता है, एडवर्टीजमेंट की वजह से भी होता है। अगर कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज आता है तो वो सीधे किस पे इफेक्ट डालती है, डिमांड पे। ये सब फैक्टर्स है जो डिमांड को अप्स एंड डाउन करते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब फिफ्थ फैक्टर है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब ये होता है कि अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में, अपकमिंग मंथ्स में, 2-4 महीने में, 6 महीने में
इस कमोडिटी की मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी या इस कमोडिटी की मार्केट में ना अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, कमोडिटी खत्म होने जा रही है, तो हम क्या करेंगे, बल्क में खरीद लेते हैं उस चीज़ को। जैसे कि ना, अगर जैसे कि हमें लगता है कि ना आने वाले टाइम पे ना, फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो क्या हुआ था कोरोना वायरस में कि सब लोगों को लगा कि ना मार्केट्स बंद रहेंगे, तो सब लोग क्या करने लग गए, फ्यूचर को देखते हुए एक बहुत सारा सामान उन्होंने अपने डिपार्टमेंटल स्टोर का सामान अपने घरों में रख लिया, फूड का, जैसे कि इकट्ठे, जैसे कि ना चावल के बहुत सारे, राइस बना, जो भी चीज़ होती है एसेंशियल कमोडिटी जो भी होती है, वो सारी चीज़ उन्होंने मंथली 2-3 महीने की एक साथ खरीद के रख ली। क्यों खरीद के रख ली? क्योंकि उनको पता था कि 2-3 महीने बाद मार्केट बंद होगा तो हमें ये चीज़ नहीं मिल पाएगी, इसलिए उन्होंने क्या किया, बल्क में खरीद के रख लिया। तो एकदम से डिमांड बढ़ गई, हर चीज़ की डिमांड कैसे हो गई, एकदम से इंक्रीज हो गई। कैसे? फ्यूचर को देखते हुए। ये क्या है, एक्सपेक्टेशन। ये 5 फैक्टर्स है जो कहीं ना कहीं डिमांड को अप्स एंड डाउन कर रहे हैं। ये 5 फैक्टर नोट डाउन कर सकते हैं आप वीडियो पॉज करके भी हर चीज़ नोट डाउन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ अगर आप नोट डाउन करते हैं तो आपको ईजी रहेगा याद करने में। अब मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, जहां भी इकोनॉमिक्स के अंदर शेड्यूल वर्ड आएगा वहां पे उसका मतलब होता है टेबल। डिमांड शेड्यूल इसका मतलब है डिमांड वाली टेबल। डिमांड शेड्यूल वो होता है, डिमांड शेड्यूल एक टेबल है जो प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशन बताती है। किसका रिलेशन? प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन। एक एग्जाम्पल बताती हूँ, एक टेबल बनाती हूँ मैं। ये एक टेबल, डिमांड शेड्यूल क्या है? डिमांड शेड्यूल एक टेबल है जो रिलेशन बताती है प्राइस और डिमांड के बीच में। ये प्राइस है और ये क्या है? क्वांटिटी। 1 2 3 4 5। इसमें आपने देखा पहले प्राइस 1 थी तो आप कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे? 5। फिर प्राइस क्या हुई? थोड़ी सी बढ़ी, 2 हो गई तो आपने 4 कमोडिटी, 3 हो गई तो 3, 4 पे 2, फिर प्राइस अगर 5 हुई, प्राइस बढ़ी 5 रुपये से, तो आपने 1 कमोडिटी लेना स्टार्ट कर दिया। मतलब जैसे जैसे प्राइस आपकी बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये क्या है? डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? एक टेबल होती है जो किसका रिलेशन बताती है? प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन। यहाँ पे ये साफ बता रही है कि प्राइस में और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है। अब डिमांड शेड्यूल के भी 2 टाइप होते हैं, एक इंडिविजुअल के बारे में बताती है और एक मार्केट के बारे में बताएगा। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में ये बताएगा कि एक इंडिविजुअल का प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट डालता है। कि जस्ट एक आप इसको भी देख सकते हैं, एक इंडिविजुअल है ये ए क्या कर रहा है? अगर जैसे जैसे प्राइस बढ़ती आ रही है वो डिमांड अपनी क्या करता जा रहा है? कम करता जा रहा है। तो ये क्या हो गया? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। वहीं अगर हम मार्केट की बात करें तो एक ये मार्केट में क्या होता है? बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में हम एक ही कंज्यूमर की बात करेंगे, वो मैंने यहाँ पे कर दी है कि ये एक कंज्यूमर है, इसकी प्राइस, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है तो वो क्या कर रहा है? अपनी डिमांड कम कर रहा है। सिर्फ हमने एक ही इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करी है। मार्केट में क्या होता है? बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, तो यहाँ पे हम अलग अलग कंज्यूमर्स की बात करेंगे। सेम मैं इसी एग्जाम्पल में बता रही हूँ कि अभी तो मैंने सिर्फ एक ही कंज्यूमर की बात करी, अगर मैं बी कंज्यूमर को भी लेती हूँ, मैं यहाँ लेती हूँ, अगर मैं बी कंज्यूमर की लेती हूँ, प्राइस मैंने यही रखी है, तो वो क्या करता है? अगर एक प्राइस है, पहले 1 रुपये की प्राइस थी तो वो डिमांड करता था 6, फिर 2 की हुआ तो उसने क्या करा? 5, 3 पे उसने अपना डिमांड और कम कर दिया, 4 पे उसने, 5 पे उसने सिर्फ 2 ही कमोडिटी लेना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक ए कंज्यूमर हो गया, एक बी कंज्यूमर होगा। तो मैंने यहाँ 2, मतलब मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, तो अगर हम अलग अलग कंज्यूमर्स की बात करें तो उनकी डिमांड पे कैसा फर्क पड़ता है, ये सब कौन बताता है? मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, ये भी एक टेबल ही होती है, ये अलग अलग कंज्यूमर्स के बारे में बताएगा, ये सिर्फ एक ही कंज्यूमर की बात करेगा। ओवरऑल होता क्या है? दोनों डिमांड शेड्यूल यही बताएंगे कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी कंज्यूमर की डिमांड क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो डिमांड शेड्यूल यही है कि ये एक टेबल है जो बताती है किसका रिलेशन? प्राइस और कमोडिटी के बीच का रिलेशन बताती है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है?
जहाँ भी शेड्यूल आएगा वहाँ टेबल की बात होगी, जहाँ पे कर्व आएगा वहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। कर्व जहाँ पे आएगा वहाँ पे क्या होगा, हम ग्राफ के थ्रू समझाएंगे। अभी हमने शेड्यूल में टेबल के थ्रू समझाया था। अगर मैं उसी टेबल को लूँ, अब मैं आपको बताती हूँ डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड कर्व क्या होता है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल का कैसा रिप्रेजेंटेशन होता है? ग्राफिकल। अगर मैं उसी डिमांड शेड्यूल की बात करूँ, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रही है और वहीं डिमांड क्या हो रही है? कम होती जा रही है। अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ, एक्स एक्सिस सही वाई एक्स एक्सिस में मैंने क्वांटिटी को लिया है, वाई एक्सिस में मैंने प्राइस को लिया है। ठीक है, प्राइस 1 2 3 4 5 3 4 5। तो ये कैसे बनेगा? अगर प्राइस 5 थी तो ये कितनी क्वांटिटी ले रहा था? एक क्वांटिटी। ठीक है, जब प्राइस 4 हुई तो इसने कितनी क्वांटिटी लेना स्टार्ट कर दिया? 2। 3 हुई तो 3, 2 हुई तो 4, 1 प्राइस है तो ये कितनी क्वांटिटी लेता है? 5। तो डिमांड कर्व कुछ इस तरह से होता है। ये क्या है? डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डिमांड कर्व कैसा होता है? लेफ्ट टू राइट। डिमांड का लेफ्ट से किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है? राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है डिमांड कर्व। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डिमांड शेड्यूल का। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही कवर करना चाह रही हूँ। मैंने आपको डिमांड के बारे में बताया, फैक्टर्स के बारे में बताया जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, डिमांड शेड्यूल के बारे में, डिमांड और क्वांटिटी डिमांड के बीच के बारे में बताया, और डिमांड कर्व के बारे में बताया। सेम जैसे डिमांड शेड्यूल में इंडिविजुअल मार्केट डिमांड कर इंडिविजुअल डिमांड जैसे डिमांड शेड्यूल, और मैंने आपको डिमांड कर्व के बारे में बताया। जैसे डिमांड शेड्यूल में इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल होता था, सेम वैसे ही डिमांड कर्व में भी क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व होता है। ठीक है, अगर आपको वो भी समझना है तो मैं आपको वो बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो इतना ही। दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू व्यूअर्स।